कहानी की शुरुआत होती है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जहां जैक रयान नाम का एक होनहार छात्र अपनी पीएचडी कर रहा था। उसकी जिंदगी किताबों और आंकड़ों के बीच सुरक्षित चल रही थी, लेकिन तभी टीवी स्क्रीन पर एक ऐसा मंजर आता है जो पूरी दुनिया को हिला देता है। 9/11 का हमला। जलते हुए ट्विन टावर्स को देखकर जैक की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी कल्पना जाग उठी। वो अपनी सुरक्षित जिंदगी, अपना करियर, अपना भविष्य सब कुछ दांव पर लगाकर मरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर लेता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, अपने देश की रक्षा करना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अफगानिस्तान के भयानक युद्ध के मैदान में जैक का हेलीकॉप्टर एक रॉकेट हमले का शिकार हो गया, और जब जैक की आंखें खुली तो उसे पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। डॉक्टर साफ कह देते हैं, तुम अब कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाओगे। एक जवान लड़का जो देश के लिए लड़ने गया था, अब एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर लाचार पड़ा है। लेकिन जैक रियान हार मानने वालों में से नहीं था। रिहैब सेंटर में उसकी मुलाकात कैथी मुलर से होती है, एक मेडिकल स्टूडेंट जो न सिर्फ उसका इलाज करती है बल्कि उसे जीने की नई वजह भी देती है। महीनों के असहनीय दर्द और मेहनत के बाद जैक फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक रहस्यमय शख्स की, जिसका नाम थॉमस हार्पर था। हार्पर कोई आम आदमी नहीं बल्कि सीआईए का एक सीनियर ऑफिसर है। वो जैक को हॉस्पिटल में काफी समय से ऑब्जर्व कर रहा था। वो जैक के दिमाग, उसकी एनालिटिकल पावर और उसके अटूट इरादों को पहचान चुका था। हार्पर जैक के सामने एक ऐसा ऑफर रखता है जिसे वो ठुकरा नहीं सकता। वो जैक से कहता है कि तुम अब बॉर्डर पर बंदूक लेकर नहीं लड़ सकते, लेकिन तुम्हारा दिमाग आज भी किसी हथियार से ज्यादा खतरनाक है और हमें तुम्हारी जरूरत है, एक एनालिस्ट के रूप में जो वॉल स्ट्रीट के अंदर छुपे दुश्मनों को पहचान सके। जिसके साथ ही 10 साल बीत जाते हैं और अब जैक वॉल स्ट्रीट पर एक सफल फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में काम कर रहा था। बाहर से दिखने में वो एक आम कॉर्पोरेट ऑफिसर है, लेकिन असल में वो सीआईए का एक स्लीपर एजेंट है जो दुनिया भर के ट्रांजैक्शन पर नजर रखे हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड कैथी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। जैक की दोहरी जिंदगी एकदम सही चल रही थी जब तक कि उसे एक अजीब पैटर्न नहीं दिखता। वो कुछ रशियन बिजनेस अकाउंट्स को एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में टर्किश पाइपलाइन को लेकर एक वोट होने वाला था, जो अगर पास हो जाता तो उससे रशिया की डोमिनेंस खत्म हो सकती थी। फिलहाल यूएन हेडक्वार्टर्स में रशियन डेलीगेट को डर था कि अगर ये पाइपलाइन अप्रूव हो गई तो रशिया बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन यूएस डेलीगेट इसे मानने से इनकार कर देते हैं, जिसे रशियंस एक इकोनॉमिक वॉर की तरह देखते हैं। तभी जैक कुछ डाटा एनालाइज करने के बाद चुपके से हार्पर के एक एजेंट से मूवी थिएटर में मिलने जाता है। जैक उसे बताता है कि उसने कुछ हिडन रशियन अकाउंट्स ढूंढे हैं, इसलिए हार्पर को मॉस्को में अपना एक आदमी भेजना चाहिए। लेकिन एजेंट साफ कह देता है कि हार्पर जैक को ही भेजना चाहेगा, क्योंकि वो डाटा सिर्फ जैक ही समझ सकता था। फिलहाल घर पर कैथी जैक को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, और जब वो जैक की पैंट चेक कर रही होती है तभी उसे वो मूवी टिकट मिल जाता है, जिसे यूज करके पिछली रात जैक उस एजेंट से मिलने के लिए गया था। खैर, रात में डिनर के वक्त कैथी जैक को टेस्ट करने के लिए वही मूवी देखने का सजेस्ट करती है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या उसने वो मूवी देखी भी थी या नहीं। लेकिन जैक बड़ी सफाई के साथ उसके सवाल को टाल देता है, जिसके बाद जैक अपने बॉस रॉब से मिलता है और उसे बताता है कि उसे मॉस्को जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे रशियन ओलिगार्क विक्टर शेवरॉन की कंपनी में कुछ हिडन अकाउंट्स मिले हैं। तब रॉब जैक के सामने गिड़गिड़ाता है कि प्लीज वो उनकी प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप को खराब न करे। इधर घर आने के बाद कैथी भी जिद करती है कि वो जैक के साथ मॉस्को जाएगी। हालांकि जैक उसे मना कर देता है, ये कहकर कि वो बोर हो जाएगी, लेकिन असल वजह तो हम जानते ही हैं कि मिशन काफी डेंजरस है। तब जैक के मना करने पर कैथी उससे मूवी टिकट को लेकर सवाल करती है, जो उसे पिछले दिन उसकी पैंट से मिली थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि जैक मूवी देखने के लिए अकेला गया होगा। उसको शक होने लगा था कि कहीं जैक का किसी और के साथ चक्कर तो नहीं, लेकिन जैक इस बात से साफ मना कर देता है। तब थोड़ी देर बाद जैक उसे पेरिस ले जाने का वादा करता है, एक लंबे टाइम से पेंडिंग वेकेशन के लिए, जिस पर कैथी भी मान गई थी। खैर, कुछ टाइम बाद जैक अपना मिशन पूरा करने के लिए रशिया पहुंच जाता है। वहां शेवरॉन की प्राइवेट सिक्योरिटी का आदमी एम्बी डेंग उसकी सिक्योरिटी के लिए आया हुआ था। तब एम्बी जैक को होटल तक छोड़ता है और कहता है कि वो पहले ऊपर जाकर रूम चेक करेगा, जिसके बाद दोनों एक काफी लग्जरियस रूम में पहुंचते हैं। रूम में पहुंचने के बाद जैक खिड़की से पास का व्यू देख ही रहा था कि तभी पीछे खड़े एम्बी ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिनसे बचते हुए जैक तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है और किसी तरह अंदर घुसने के बाद उसने दरवाजा लॉक कर लिया था। लेकिन एम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और जैक को ढूंढने लगा। तब वो काफी बार शावर के पास फायरिंग करता है, लेकिन किसी तरह जैक सीलिंग के ऊपर से उस पर हमला कर देता है। एम्बी उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी कर रहा था, पर जैक खुद को छुड़ाकर उसे बाथटब में गिरा देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बड़े आदमी को
पानी के अंदर दबाए रखता है और पानी से भरे बाथटब में एम्बी का मुंह दबाए रखने के बाद उसका खेल खत्म कर देता है। खैर थोड़ी देर बाद जैक वहां से बाहर निकल आया। वो काफी ज्यादा डर गया था। तब कांपते हुए वो सीआईए को फोन करता है और बताता है कि उसकी जान खतरे में है। फोन पर एक औरत उसे बताती है कि जब तक अपने कॉन्टेक्ट से मिलने का वक्त ना आए तब तक वो किसी तरह छुप कर रहे। जैक सोचता है कि ये सब उसके बस का नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक एनालिस्ट है। तब वो औरत उसे याद दिलाती है कि वो एक मरीन भी रह चुका है। जिसके बाद जैक वापस से होटल रूम में आ गया था। उसके रूम में आते ही वहाँ का फोन 2 बार रिंग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस औरत ने जैक को बताया था। जिसके बाद जैक अपने कॉन्टेक्ट से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे लगता है कि एक टैक्सी उसका पीछा कर रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो टैक्सी तेज होकर उससे आगे निकल गई। उस दौरान जैक के पास कैथी का कॉल भी आता है। तब जैक अपनी आवाज को बिल्कुल नॉर्मल रखने की कोशिश करता है ताकि कैथी को कुछ भी गलत महसूस ना हो। और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब बातों के बीच कैथी याद दिलाती है कि शायद वो पेरिस का ट्रिप थोड़ा पहले कर सकते हैं। अब वैसे जैक हाँ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर वापस से उसी टैक्सी पर पड़ती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। जो देखते ही जैक को समझ आ जाता है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है। इसी सोच के साथ वो थोड़े भारी दिल से कैथी को बताता है कि फिलहाल अभी ट्रिप पॉसिबल नहीं है। फिर भी बात को संभालते हुए जैक उसे याद दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो बस उस पर भरोसा बनाए रखे। फोन कट करते ही जैक बिना वक्त गवाए सीधा मीटिंग स्पॉट की तरफ निकल पड़ा, जहां हार पर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैक का चेहरा अभी भी बता रहा था कि जो कुछ हुआ है उसका असर अभी तक उतरा नहीं है। तब हार पर जैक से मिलने पर वो उसे बताता है कि बाद में जिंदा रहना बीच में मरने से बेहतर होता है। और फिर बात को धीरे से आगे बढ़ाते हुए वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या। तब थोड़ा संभलते हुए जैक पूरी बात समझाना शुरू करता है। जैक बताता है कि उसे शेवरॉन के कुछ ऐसे अकाउंट्स मिले जहां यूएस डॉलर्स की बहुत बड़ी रकम छुपी हुई है जो धीरे धीरे मार्केट में घूमकर डॉलर की वैल्यू को बिगाड़ रही है। इसी बात को जोड़ते हुए उसे लगता है कि ये सब अमेरिका की इकोनॉमी को गिराने का रशिया का प्लान हो सकता है, जिसमें पहले यूएस के अंदर एक आतंकवादी हमला होगा और उसके बाद डॉलर को कोलैप्स कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो रशिया अपने ऑयल रिजर्व्स की वजह से आसानी से खुद को संभाल लेगा, जबकि अमेरिका पीछे चला जाएगा। इसीलिए जैक को शक होता है कि इतना बड़ा सेल ऑफ पहले से प्रोग्राम करके शेवरॉन के सिस्टम में स्टोर किया गया होगा और अगर वो वहां तक पहुंच गया तो अटैक से जुड़ी सारी डिटेल्स वो निकाल लेगा। ये सब बताते हुए भी जैक के मन पर एक बोझ होता है क्योंकि उसने पहली बार किसी आदमी की जान ली थी और ये बात उसे अंदर से हिला चुकी होती है। तब हार पर इस बात को समझाता है और उसे थोड़ी तसल्ली देते हुए कहता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और जाने से पहले वो जैक के हाथ में एक गन थमा देता है। हार्पर कहता है कि वो सिर्फ एनालिस्ट नहीं बल्कि ऑफिशियली ऑपरेशन का हिस्सा बन चुका है। तब थोड़ा शांत होने के लिए जैक वापस अपने अपार्टमेंट में आ गया। अपार्टमेंट देखने पर उसे पता चला कि सीआईए ने सब कुछ क्लीन कर दिया था और सारे निशान मिटा दिए थे, यहाँ तक कि बाथटब भी। अंदर बैठकर जैक अपने बिखरे हुए ख्यालों को समेटने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वो मन हल्का करने के लिए कैथी को एक छोटा सा मैसेज भेजता है। कैथी का रिप्लाई आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी तसल्ली आ गई थी। अब अगली सुबह जैक फिर से नॉर्मल रूटीन के साथ शेवरॉन ग्रुप की बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां शेवरॉन का असिस्टेंट उसे सिक्योरिटी के रूल समझाते हुए अंदर ले आया। इसी दौरान जैक अपनी की कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि फिलहाल उसे हर जगह किसी न किसी के साथ रहना पड़ेगा। जिसके थोड़ी ही देर बाद वो शेवरॉन के पर्सनल ऑफिस में पहुंच गया, जहां शेवरॉन एक नॉर्मल इंसान की तरह उससे मिलता है और बात शुरू होते ही शेवरॉन पहली रात के बारे में पूछता है। तब जैक थकान भरी आवाज में बताता है कि रात काफी लंबी गुजरी लेकिन वो किसी तरह से बच गया। तब बात आगे बढ़ती है और जैक बताता है कि वो ऑडिट के लिए आया है क्योंकि उसे कुछ हिडन अकाउंट्स मिले हैं, लेकिन शेवरॉन सिर्फ इतना कहकर बात को रोक देता है कि यहाँ कुछ भी हिडन नहीं है, बस सब कुछ सिक्योर रखा गया है। तब जैक के लिए चीजें और ज्यादा उलझ जाती हैं जब शेवरॉन उसे बताता है कि जिन अकाउंट्स का उसने पता लगाया था उनसे जुड़ी सारी कंपनीज वो पहले ही बेच चुका है, जिसका साफ मतलब ये था कि ना ऑडिट का कोई मतलब बनता है और ना ही जैक का इतना दूर आना। थोड़ी देर सोचने के बाद जैक बात को संभालता है और अपनी गलती सुधारने के लिए शेवरॉन को डिनर पर ले जाने का ऑफर करता है, जिस पर शेवरॉन भी मान गया था। शेवरॉन जैक से कहता है कि वो खुद उसको होटल से पिक करेगा क्योंकि मॉस्को काफी ज्यादा डेंजरस है। और बातों बातों में शेवरॉन जैक से कहता है कि उसका ड्राइवर एमबी अचानक कहीं गायब हो गया है, जो सुनकर तो जैक की हवा निकल गई थी क्योंकि पिछली रात ही उसने एमबी को अपने हाथों से मारा था। पर जवाब में जैक हल्की सी मुस्कान के साथ माफी मांग लेता है। उस दौरान शेवरॉन पूछता है कि क्या जैक की वाइफ भी डिनर पर आएगी क्योंकि उसने सुना है कि वो होटल पहुंच चुकी है। ये सुनकर जैक थोड़ा सा शॉक हो गया कि उसे इस सब के बारे में कैसे पता। तब जैक कहता है कि फिलहाल तो कैथी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे पूछ लेगा कि वो आना चाहेगी या नहीं।
और वहां से निकलते ही जैक को एहसास हुआ कि शेवरॉन का एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। जैक शांत रहकर चलती भीड़ में घुस गया और मौका मिलते ही एक कन्वर्टेड सीआईए वैन में बैठकर वहां से निकल गया, जिसमें पहले से ही हार्पर बैठा हुआ था। रास्ते में जाते हुए जैक हार्पर को बताता है कि शेवरॉन ने सारी एसेट्स बेच दी हैं। ये जानने के बाद हार्पर को लगता है कि ये एक सेटबैक है, लेकिन अब भी उन्हें वो एल्गोरिथम चाहिए जो एक कमांड पर सारा पैसा डंप कर सके। तभी जैक हार्पर को शेवरॉन के साथ डिनर के प्लान के बारे में भी बताता है और सजेस्ट करता है कि सीआईए इसी मौके पर शेवरॉन की की कार्ड की मदद से उसके ऑफिस में घुसकर उन सारी फाइल्स को चुरा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि एग्जैक्टली कौन सी फाइल्स ढूंढनी है, ये जानकारी सिर्फ जैक के पास थी। तब इस बात को समझते हुए जैक रियलाइज करता है कि ये काम उसके बिना पॉसिबल नहीं है। इतनी बात करने के बाद जैक वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आया था, जहां कैथी पहले से उसका वेट कर रही थी। वो जैक से कहती है कि उस तक पहुंचने के लिए उसने काफी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब उस सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ सच जानना है। और अब तक कैथी को जैक की गन भी मिल चुकी थी, इसलिए वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तब वो जैक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सच बता दे, और आखिर में जैक उसे बताता है कि वो सीआईए में है। ये सुनकर कैथी को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि जैक का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जिसके साथ ही कहानी मिशिगन के एक रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च तक पहुंचती है, जहां अलेक्जेंडर नाम का एक आदमी अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ था। उस दौरान चर्च के अंदर एक प्रीस्ट उस पर नजर रखे हुए था। खैर, चर्च से घर आने के बाद अलेक्जेंडर और उसके पेरेंट्स जल्दी जल्दी कुछ फाइल्स जला देते हैं। असल में अलेक्जेंडर वही होता है जिसको यूएस में अटैक करना था। और फिर जब अलेक्जेंडर वॉक के लिए बाहर गया, तब उसने देखा कि वही प्रीस्ट गाड़ी से उसका पीछा कर रहा है जो चर्च के अंदर उस पर नजर रखे हुए था। तब मौका देखते ही अलेक्जेंडर ने उसकी कार को रोका और उसके पास जाते ही एक पल में उसके गले पर हमला कर दिया, जिससे वो आदमी वहीं मारा गया। पर जब अलेक्जेंडर ने उसकी आईडी चेक की तो वो शॉक रह गया, क्योंकि वो कोई प्रीस्ट नहीं बल्कि एक एफबीआई एजेंट था। उधर कैथी को जैक के मिशन और शेवरॉन के साथ डिनर के प्लान के बारे में पता चल जाता है। जैक नहीं चाहता था कि वो इस सब में शामिल हो, इसीलिए वो उसे घर भेजने की बात करता है और उसकी सेफ्टी का हवाला देता है। तब कैथी उसे याद दिलाती है कि अगर उसे पहले ही जैक के काम के बारे में पता होता, फिर भी वो यहीं रहती। उस दौरान दोनों थोड़ा अकेले में बात करना चाहते थे, लेकिन हार्पर उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी मैटर्स थे जो कैथी को पहले ही नहीं पता होने चाहिए थे। साथ ही वो उन्हें याद दिलाता है कि खतरा अभी भी टला नहीं है, जिसके बाद वो उन्हें प्लान समझाता है। जैक को शेवरॉन के हेड ऑफ सिक्योरिटी लिमोफ के पास वाले ऑफिस में घुसना होगा और एक डिवाइस सॉकेट में लगाना होगा ताकि वो उसका कंप्यूटर हैक कर सके। इस दौरान कैथी को शेवरॉन के टेबल पर लगभग 10 मिनट तक बिजी रखना होगा। तब जैक ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कैथी बिना डरे तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों जब रेडी होकर डिनर के लिए जा रहे थे, तब उस वक्त कैथी और जैक पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं दिखना चाहिए। तब वो दोनों जानबूझकर अपने रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ दिखाते हैं और बातों बातों में कैथी कहती है कि उसे एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनी, जिससे जैक भी थोड़ा इरिटेट सा बिहेव करने लगा था। उस दौरान शेवरॉन का ड्राइवर भी ये सब ध्यान से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो चुप रहता है। खैर, कुछ ही देर में वो रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां शेवरॉन कैथी का हाथ पकड़कर फॉर्मल तरीके से किस करता है। उधर हार्पर पहले से ही लिमोफ के ऑफिस पर नजर रखे हुए था और जैसे ही उसे लगा कि सब क्लियर है, तब वो जैक को सिग्नल दे देता है। तब हार्पर का इशारा मिलते ही जैक जानबूझकर ज्यादा पीने का नाटक करने लगा था और अजीब अजीब हरकतें करते हुए टेबल पर मैस क्रिएट कर देता है, जिससे कैथी और शेवरॉन दोनों को गुस्सा आ गया था। उस दौरान जैक कैथी की ड्रेस पर वाइन भी गिरा देता है। तब शेवरॉन सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने के लिए खुद कैथी को बाथरूम तक छोड़ने का डिसाइड करता है। इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए एक सीआईए एजेंट शातिर तरीके से शेवरॉन का वॉलेट चुरा लेती है और जैक को दे देती है। और तब जैक बिना टाइम वेस्ट किए उसमें से शेवरॉन का एक्सेस कार्ड निकाल लेता है। और जब शेवरॉन और कैथी बाथरूम से वापस आए, तब जैक ने वापस से ड्रंक होने का नाटक शुरू कर दिया। साथ ही वो कैथी की बेइज्जती भी करने लगा। इस बार कैथी खुद ही बोल पड़ती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चला जाए। तब जैक भी सख्त आवाज में हाँ बोलकर लड़खड़ाता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर आते ही वो सीधा शेवरॉन की बिल्डिंग की तरफ भागने लगा। बिल्डिंग में जाते ही वो बायोमेट्रिक स्कैनर से एंट्री करता है, जहां सीआईए का प्लांटेड गार्ड उसे एक्सेस दे देता है। लेकिन लिफ्ट में जाते वक्त वो ऑलमोस्ट शेवरॉन के असिस्टेंट से टकराने वाला था, पर किसी तरह से खुद को लिफ्ट में छुपाते हुए बच निकला। और ऑफिस के अंदर पहुंचते ही जैक शेवरॉन के सिस्टम को हैक करना शुरू कर देता है। जैक के शेवरॉन के सिस्टम को हैक करते ही लिमोफ के फोन पर शेवरॉन के ऑफिस से एक अलर्ट मैसेज भी आ गया था, जिससे वो समझ जाता है कि ऑफिस में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तब वो कार को वापस घुमाते हुए फुल स्पीड में ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। उसकी कॉल शेवरॉन के असिस्टेंट तक भी पहुंच जाती है, जो भी बिल्डिंग के अंदर ही थी, और असल में ये सब हार्पर के प्लान का हिस्सा था। तब वो जैक को भी अलर्ट कर देता है कि बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए उसके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। फिलहाल हैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन तभी अचानक सिस्टम एक एक्सेस कोड मांग लेता है। तब जैक तुरंत सीआईए एजेंट रोब से कांटेक्ट करता है और उससे कोड मांगता है, जो सिर्फ रोब ही उसे बता सकता था।
उधर लिमोफ बिल्डिंग में लगभग पहुंच चुका था। हार्पर जैक को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैक लास्ट सेकंड तक हैक कंप्लीट करता है और जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। और अब वो काम खत्म करते ही वहां से निकलने वाला था कि तभी आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। तब हार्पर उसे शेवरॉन के प्राइवेट एलिवेटर की तरफ गाइड करते हुए उसका एक्सेस दे देता है, लेकिन लिफ्ट के अंदर जाते ही उनका कम्युनिकेशन कट हो गया था। उधर रेस्टोरेंट में शेवरॉन कैथी के साथ बातों में इतना बिजी होता है कि असिस्टेंट की कॉल इग्नोर कर देता है, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी असिस्टेंट खुद रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और शेवरॉन को सिचुएशन के बारे में बता देती है। इधर हार्पर मॉनिटर पर देखता है कि जैक बाहर वाली सीढ़ी तक पहुंच चुका था, लेकिन नीचे की साइड से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तब सिचुएशन को बिगड़ता देख हार्पर अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक एक करके गार्ड्स को नीचे से क्लियर करने लगता है ताकि जैक को निकलने का रास्ता मिल सके। इसी दौरान शेवरॉन कैथी के साथ वापस ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। उसी वक्त एक फीमेल सीआईए एजेंट जो पास की ही वैन से जैक पर नजर रखे हुए थी, अचानक बाहर निकलती है और जैक से शेवरॉन का एक्सेस कार्ड लेकर भीड़ में शेवरॉन से टकराते हुए उसका कार्ड बिना किसी शक के वापस से उसकी पॉकेट में डाल देती है। तब कुछ ही देर में जैक शेवरॉन के सामने पहुंच जाता है और लगभग उसी वक्त लिमोफ भी वहां पहुंच गया था। तब लिमोफ जैक को रोककर तुरंत की कार्ड ढूंढने के लिए उसकी तलाशी लेता है, लेकिन उसी बीच शेवरॉन को अपनी की कार्ड उसके वॉलेट में मिल जाती है, जो कि सीआईए एजेंट ने कुछ ही देर पहले उसकी पॉकेट में डाली थी, जिससे मामला वहीं खत्म हो गया। तब जैक कैथी से उसके पहले वाले बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और फिर उसे साथ लेकर वहां से निकल जाता है। खैर थोड़ी देर बाद जब लिमोफ सिक्योरिटी फुटेज चेक कर रहा था, तब वीडियो में उसे जैक एक सीआईए एजेंट के साथ दिखा, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि कुछ देर पहले असल में क्या हुआ था, जिससे गुस्से में भरा शेवरॉन उसकी सुरक्षा ना कर पाने के लिए लिमोफ को गोली मारकर वहीं खत्म कर देता है। उधर हार्पर, जैक और कैथी एक सीआईए सेफ हाउस पहुंच जाते हैं। वहां जैक बताता है कि कैश डंप कल एक्टिवेट होने वाला है, जिसका मतलब ये था कि टेरर अटैक भी अब बिल्कुल करीब है। अभी वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक शेवरॉन के भेजे हुए आदमी सेफ हाउस पर हमला कर देते हैं। तब सीआईए टीम को अपने पर भारी पड़ता हुआ देखकर अटैकर्स कैथी को किडनैप करके वहां से भागने लगते हैं। तब जैक कैथी को बचाने के लिए बिना वक्त गवाए उनका पीछा करने लगता है। इधर हार्पर चेक करता है कि कैथी के रिंग के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था, जिसके जरिए वो आसानी से कैथी की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लेते हैं। शेवरॉन के आदमी कैथी को असल में एक वैन में लेकर जा रहे थे, जहां थोड़ी देर बाद शेवरॉन खुद भी आ गया। तब शेवरॉन फोन पर जैक से बात करता है और धमकी देता है कि अगर उसने जो फाइल्स चुराई हैं उन्हें ट्रांसमिट किया तो वो कैथी को नुकसान पहुंचाएगा। तब जैक झूठ बोलता है कि फाइल सिर्फ उसके पास है। साथ ही वो शेवरॉन से कहता है कि उसे कैथी से बात करनी है, लेकिन शेवरॉन ऐसा करने से मना कर देता है और गुस्से में आकर शेवरॉन उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे जैक पूरी तरह भड़क गया था। तब शेवरॉन कैथी का गला पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर जैक ने डबल क्रॉस करने का सोचा भी तो वो उसके मुंह में बल फोड़कर उसे बुरी मौत देगा। उधर जैक पूरी स्पीड में हार्पर की गाइडेंस से वैन का पीछा कर रहा था। जैक वैन तक पहुंचने ही वाला था कि तभी एक गार्बेज ट्रक सामने से आ गया और उसकी गाड़ी को क्रैश कर दिया। एक पल के लिए जैक को लगता है कि वो कैथी को खो चुका है। तब हार्पर उसे बताता है कि वैन उसके चारों तरफ घूम रही है और वो उसे आसानी से पकड़ सकता है। तब जैक बिना वक्त गवाए एक मेटल पाइप उठाकर उनका पीछा करने लगा। अब शेवरॉन कैथी के मुंह में बल्ब रखने वाला होता है कि तभी जैक उनकी वैन पर हमला कर देता है और वो सीधे ड्राइवर को नॉकआउट कर देता है, जिससे वैन कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो गई। तब जैक कैथी को सेफली बाहर निकालता है और शेवरॉन पर टूट पड़ता है, लेकिन इतने में ही सीआईए एजेंट्स वहां पहुंचकर जैक को रोक लेते हैं, जिसके बाद वो सब लोग एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। फिलहाल सीआईए के प्लेन के अंदर सभी एजेंट्स अलेक्जेंडर को होने वाले टेरर अटैक से जोड़ते हैं। उसके घर पर रेड होती है, जहां उन्हें कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। पहले उन्हें लगा था कि अलेक्जेंडर एक स्लीपर एजेंट हो सकता है। तब जैक अपना एनालिटिकल दिमाग लगाता है और एक कनेक्शन जोड़ता है। अलेक्जेंडर शायद शेवरॉन का बेटा हो सकता है, जिसे सालों पहले मरा हुआ माना गया था। थोड़ी और जांच करने के बाद सीआईए कंफर्म करती है कि अलेक्जेंडर ही शेवरॉन का बेटा है, जिसे फेक नाम और फेक पेरेंट्स के साथ यूएसए में स्मगल किया गया था, लेकिन लास्ट रेड के बाद उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। जैक फिर से फोकस करता है, डाटा को जोड़ता है और आखिरकार पेंसिल्वेनिया के एक बांध तक पहुंचता है, जहां अलेक्जेंडर के छुपने का शक होता है। और इसी प्रोसेस में जैक ये भी फिगर आउट कर लेता है कि टेरर अटैक वॉल स्ट्रीट मैनहट्टन में होने वाला है। कुछ ही देर में एफबीआई एजेंट्स बांध पर रेड कर देते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि अलेक्जेंडर पहले ही वहां से निकल चुका है। उसने एक वैन को नया पेंट करवा कर वहां से एस्केप कर लिया था, जिसके बाद जैक और पूरी टीम न्यूयॉर्क पहुंचती है, जहां उनका प्लान उस वैन को ढूंढना था। तब जैक और कैथी यहीं से अलग हो जाते हैं और जैक हार्पर के साथ चॉपर में बैठकर मैनहट्टन की तरफ निकल पड़ता है। हेलीकॉप्टर से नीचे शहर का हाल देखने पर उन्हें पुलिस और इमरजेंसी गाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं।
पुलिस पूरे शहर में उस वैन को ढूंढ रही होती है, तभी जैक को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है। असल में अलेक्जेंडर की वैन बिल्कुल पुलिस की गाड़ी की तरह थी। तब जैक नीचे जाती हुई वैन्स को ध्यान से देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक ऐसी वैन पर पड़ती है जिसमें फ्रेश पेंट होता है। तब जैक तुरंत हार्पर से कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। टाइम वेस्ट किए बिना जैक एक मोटरसाइकिल उठाकर सीधा उस वैन के पीछे लग जाता है। बाइक चलाते हुए जैक हार्पर को कॉल करके बताने की कोशिश कर रहा था कि अलेक्जेंडर बिल्डिंग के नीचे जाने का प्लान बना रहा है, लेकिन कॉल बीच में ही कट हो गई। उधर अलेक्जेंडर भी मिरर में बाइक देख लेता है और स्पीड बढ़ा लेता है। वो वैन को एक अंडरग्राउंड टनल में ले गया था, लेकिन जैक उसका पीछा नहीं छोड़ता। अलेक्जेंडर जैक को रोकने के लिए अचानक ब्रेक भी मारता है, जिससे जैक वैन से टकरा जाती है, लेकिन अलेक्जेंडर फिर से भाग निकलता है और एक कन्वेक्शन चिमनी के नीचे जाकर वैन रोक देता है। इसी दौरान हार्पर और उसकी टीम भी अलेक्जेंडर के टारगेट को समझ जाती है और एफबीआई एजेंट्स को नीचे भेजना शुरू कर देती है। उधर अलेक्जेंडर बॉम्ब का टाइमर स्टार्ट कर देता है, लेकिन इतने में ही जैक वहां पहुंच गया था। तब दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते हुए जैक को वैन के अंदर लगे एक्सप्लोजिव्स का खतरा समझ आ गया था। दोनों एक दूसरे पर बहुत बुरी तरह वार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जैक अलेक्जेंडर पर हावी हो गया था, जिसके बाद वो वैन तक पहुंच गया। जबकि हार्पर एफबीआई टीम के साथ जैक की लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वो वहां आते हैं तब तक वैन गायब हो चुकी थी। असल में जैक वैन को बिल्डिंग से दूर लेकर जा रहा था। वो हार्पर से कांटेक्ट करता है और हार्पर उसे पानी की तरफ गाइड करने लगता है। तब पता चलता है कि अलेक्जेंडर अभी भी वैन के अंदर ही था और बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। तब जैक वैन को इधर उधर घुमाकर अलेक्जेंडर को गाड़ी से बाहर फेंकने की कोशिश करता है और अब जैसे ही वैन पानी की डायरेक्शन में आ जाती है, तब जैक स्टीयरिंग लॉक करके पीछे जाकर अलेक्जेंडर पर झपट पड़ा। उस दौरान वो दोनों वैन के पिछले हिस्से से लटक जाते हैं, लेकिन सही वक्त पर जैक वैन से कूद जाता है। अब अगले ही पल वैन पानी में गिर जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। खैर कुछ वक्त बाद जब शेब्रॉन अपने ऑफिस में होता है, तब उसे एक कॉल आया, जिसके बाद वो जंगल के बीच अपने कॉन्स्पिरेटर से मिलने जाता है। लेकिन वो कॉन्स्पिरेटर कोई और नहीं बल्कि सीआईए का एजेंट होता है, जो उसे वहीं पर मार देता है ताकि सारे सबूत मिटा दिए जाएं। उधर जैक और कैथी फिर से मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जैक और हार्पर को व्हाइट हाउस बुलाया गया, जहां वो प्रेसिडेंट को अगले स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताते हैं। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।